हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 23 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उन पर हम एमसीक्यूज़ डिस्कशन करते हैं। पर्पस क्या रहता है कि जो भी करंट अफेयर है उसे आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में समझो, उसके सारा स्टैटिक एनालिसिस समझो। एग्जाम्पल के लिए जैसे लंबोडी जो ट्राइब उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, उसको उसकी न्यूज़ क्या थी, एसटी स्टेटस को लेकर न्यूज़ थी। तो ना कि सिर्फ आप इस ट्राइब के बारे में जानो बल्कि स्टैटिक क्या है, एसटी का जो स्टेटस होता है कैसे दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है वह भी आप समझो। तभी मतलब है किसी टॉपिक को समझने का। सेम अमोनिया के बारे में यहाँ पे है कि अमोनिया की प्रोसेस क्या है, हैबर जो प्रोसेस होती है उसके बारे में आप समझो। तो सारा पर्पज़ हमारा ये रहता है करंट को स्टैटिक के साथ आप जोड़ के देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की जगह पाँचवें क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि ये ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये ट्राइब कौन सी है? लंबाडी ट्राइब। विद द रेफरेंस ऑफ लंबाडी ट्राइब, विद द रेफरेंस ऑफ लंबाडी ट्राइब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लंबाडी ट्राइब के बारे में चर्चा जो है उसमें स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। देखिए चर्चा में क्यों थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि तेलंगाना की जो लंबाडी ट्राइब है, नोट कर लीजिएगा, तेलंगाना की ट्राइब है, तेलंगाना की जो लंबाडी ट्राइब है, इसको एसटी स्टेटस का दर्जा देने के लिए जो पार्लियामेंट में निर्णय चल रहा है, उसके जो विवाद है उस पर डिस्प्यूट है, उस पर फैसला जल्दी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे न्यूज आ गई कि एक तो ये ट्राइब क्यों है ना, कौन कौन सी ट्राइब इस रीजन में पाई जाती हैं। दूसरा कि लंबोडी ट्राइब का क्या स्टेटस, प्रेजेंट में क्या स्टेटस है। तो अगर आप बात करें इस ट्राइब के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र आपको तेलंगाना वाला रीजन देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा और कर्नाटका में देखने को मिलेगी। तो ये ट्राइब देखी जाती है, इसको सुगाली ट्राइब भी बोलते हैं और बंजारा ट्राइब भी बोलते हैं, लेकिन जो राजस्थान के बंजारा से अलग है। अगर हम बात करें कौन सी लैंग्वेज से संबंधित है, तो कभी कभी आपसे पूछ, द्रविडियन लैंग्वेज नहीं बल्कि इंडो आर्यन लैंग्वेज से संबंधित है, इंडो आर्यन लैंग्वेज से ये संबंधित है। ये फैक्ट आपने देखा। और हिंदू परंपरा को मानते हैं, साथ ही एनिमिस्टिक मतलब जो ट्रस्ट है ना, प्रकृति पूजा पर बिलीव करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। तीज त्यौहार वगैरह मनाते हैं, ये सारी बात इनकी बेसिक है। अब अगर हम बात करें जो एसटी का स्टेटस है वो कैसे दिया जाता है, तो अगर आपने आर्टिकल 342 के बारे में सुना होगा, 342 किसके बारे में बात करता है कि शेड्यूल ट्राइब जो है उसको स्टेटस का एसटी का स्टेटस मिलने के बारे में यहाँ पे बात होती है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि राष्ट्रपति क्या करता है शेड्यूल ट्राइब के संबंध में, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो राज्यपाल से परामर्श के बाद, जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का, उससे परामर्श के बाद किसी ट्राइब को एसटी ट्राइब डिक्लेयर करता है। तो बंजारा ट्राइब को भी या लंबाडी ट्राइब को भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कैसे क्या प्रोसेस होगी, राज्य सरकार पहले पहल करेगी, राज्य सरकार देखेगी सोशियो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, एजुकेशन स्टेटस है, किस तरह का है उनका, फिर वो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। ठीक है ना, केंद्र सरकार में जब प्रस्ताव जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होती है, जो मोटा होती है, वो इस प्रस्ताव की जांच करती है कि सच में ऐसी जाति को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। फिर जो उसे जो सेंसस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जांच किया जाता है। फिर जो एनसीएसटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, उसके द्वारा भी कहते हैं सलाह ली जाती है, फिर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। ठीक, इस तरह से अगर आप देखेंगे संविधान के जो आदेश है, तो अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा में उसको पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की बाद में अधिसूचना द्वारा इनको शामिल किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इन्हें दिया जाता है। ठीक, अब शेड्यूल ट्राइब को जो स्टेटस दिया जाता है ना, उसके संबंध में लोकुर जो कमेटी थी उसने प्रावधान किए थे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, पुराने लक्षण होने चाहिए, साथ ही उनका भौगोलिक अलगाव होने की, जियोग्राफिकल सेपरेशन हो, नई धारा में ना जुड़े हों, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी क्या होती है उनके बारे में स्टेटस, उसके बारे में कंडीशन यहाँ पे दी गई थी। वर्तमान में लगभग 8.5 आपको शेड्यूल टाइप जनसंख्या देखने को मिलेगी। उसमें भी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, उन्हें पार्टिकल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में कंसीडर किया जाता है, जिसकी सिफारिश ढेबर कमीशन द्वारा दी गई थी। उनकी संख्या कितनी है? 75 ट्राइब है। अब चलिए, तो इस तरह से हमने सारे स्टैटिक यहाँ पे देखा। यूपीएससी ना स्टैटिक को जोड़ के ही क्वेश्चन बनाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लंबोडी के बारे में दिया है, सिर्फ लंबोडी नहीं बल्कि स्टेटमेंट्स बेस और जो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बेस भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे। स्टेटमेंट है कि लंबोडी ट्राइब पीपल आर नोन फॉर बंजारा सुगाली, बंजारा सुगाली भी कहा जाता है, करेक्ट है। उनकी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है। वैसे तो लगेगा कि द्रविड़ का हो सकता है लेकिन नहीं है, ठीक है ना, इनकी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। फिर टैटू एज कलरफुल मिरर वर्क ड्रेस आर द इंटीग्रल टू अदर देयर लक्ष्य। टैटू और रंगीन शीशे काम वाले वस्त्र उनकी संस्कृति का हिस्सा। ये तो बेसिक स्टेटमेंट है, 1-3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स को एनालिसिस किया जाता है, यही करंट अफेयर को पढ़ने का सही तरीका है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा शुरू में आ जाते हैं। कुछ एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, फिर कुछ एक जो छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी लेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम इसके बारे में समझें तो इसके बारे में अगर आप देखोगे ये क्या कहना चाह रहा है
विद द रेफरेंस ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। अब आखिर ये क्यों पूछा जा रहा है आपको जानना जरूरी है कि जो इंजीनियरिंग जो ये काउंसिल है उसने हाल में बजट बनाने के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। अब देखिए ये है क्या, ये ऐसी संस्था है जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, उसको प्रमोट करती है और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसने क्या कहा कि देखिए आप बजट बना रहे हैं तो एमएसएमई वालों का भी ध्यान रखिए, है ना। दूसरा जीएसटी रिफंड में तेजी लाइए, है ना। इन दोनों की बात यहाँ पे की इन्होंने बजट बनाने की पहले प्रक्रिया में। तो हर एक जो संस्था है, हर एक जो ग्रुप है वो क्या अपनी अपने रिकमेंडेशन देगा या अपने अपने सुझाव देगा बजट बनाने से पहले। तो ये इन्होंने कहा है। अगर इनके बारे में जाने तो इनको इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में और लगभग अगर आप देखोगे 13,000 से ज़्यादा इनकी संख्या हो चुकी है और इनमें 60% से ज़्यादा आपको एमएसएमई ही देखने को मिलेंगे। जो कहीं ना कहीं एमएसएमई आपको पता है कि भारत का जो व्यापार है, खासतौर पर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर या अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में, वो एमएसएमई ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। तो इनकी जो डिमांड है इसको एड्रेस करने के संबंध में यहाँ पे बात की गई है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा यहाँ पे बात की जाती है जीएसटी रिफंड सिस्टम। जीएसटी रिफंड सिस्टम क्या होता है आपको पता है कि जब आपने एक्सपोर्ट किया है ना और जीरो रेटेड सप्लाई, शून्य दर वाले एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक, टैक्स देकर निर्यात होता है। तो पहले क्या होता था कि इनोवेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करता था। बेसिकली इकोनॉमी का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस आप ये समझिए कि बेसिकली क्या होता है कि एक तरह का जब जीएसटी नंबर मिलता है, जीएसटी नंबर के थ्रू एक उनकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू उनको जीएसटी रिटर्न प्राप्त होता है। तो जीएसटी रिटर्न जो प्राप्त होता है वो व्यापारी की एक तरह की बचत होती है। व्यापारी का जो खर्चा वो कम होना होता है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से देरी आती है जीएसटी रिफंड को प्रोसेस करने में। इसलिए यहाँ पे बात हुई है कि इसको फास्ट करने की आवश्यकता है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि ईपीसी इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। दूसरा 1955 इस्टेब्लिश किया गया था, यह भी करेक्ट है। तीसरा इट एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज, इंजीनियरिंग के संबंध में सरकार की सलाह देने वाली संस्था के रूप में काम करती है। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें सही आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें किसके बाद, इसके बारे में, इट वाज 1955 हैज अ मेंबरशिप बेस्ड डोमिनेटेड बाय द लार्ज कॉर्पोरेट्स। तो देखिए लार्ज कॉर्पोरेट के द्वारा नहीं बल्कि इसमें ज़्यादातर लोग एमएसएमईज के हैं ना, लार्ज कॉर्पोरेट्स के नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है किसके बारे में? गंगापुर बांध के बारे में है। अब गंगापुर बांध के बारे में क्या न्यूज़ थी, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए गंगापुर बांध, पहली बात है क्या है, कहाँ पे, ये नासिक जिले में आपको देखने को मिलेगा। नासिक में, तो नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। तो गंगापुर बांध के ऊपर वायुसेना का जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है उसके द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अब जो गंगापुर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर बना हुआ है। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो नासिक में ही है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना है, मिट्टी का बांध है ये, और एशिया का सबसे बड़ा है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें तो 9.8 किलोमीटर के आसपास है, ऊंचाई 37 मीटर के आसपास है। और इसको 1965 में बनाया गया था। मराठवाड़ा जो रीजन अगर हम देखें, इस वाले रीजन में सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पे जान ली, किस नदी पर, ये भी आपने जान लिया। अब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि इट इज़ एन अर्थ फिल डैम कंस्ट्रक्टेड इन रिवर ऑफ गोदावरी, गोदावरी में बना हुआ अर्थ फिल बांध है, करेक्ट है। एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध, यह भी करेक्ट है। इसका निर्माण गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका निर्माण इस परियोजना के अंतर्गत किया गया था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसके बारे में बनेगा? फुलकारी न्यूज़ में है। फुलकारी न्यूज़ में है कि अगर हम देखें प्री पार्टीशन की बात करें या आज़ादी के पहले की बात करें तो 40 से अधिक रेयर फुलकारी वस्तुओं को अभी प्रदर्शित किया गया है। तो फुलकारी के संबंध में यहाँ पे न्यूज़ क्या बन रही है कि फुलकारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे इंपॉर्टेंट अमोनिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब तक अगर आपने वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचता है और यही मेरे लिए आपकी तरफ से पेमेंट होगी या फीस होगी, तो कम से कम इतना आप जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए फुलकारी के बारे में देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ फुलकारी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फुलकारी इज ए काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयड ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अनडिवाइडेड पंजाब। फुलकारी अविभाजित पंजाब में एक कढ़ाई की परंपरा थी। बेसिकली कढ़ाई के एक सिस्टम, इसे फुलकारी बोला जाता है। ये पंजाब वाले जब ये वाला रीजन विभाजित नहीं था, अगर हम देखें पाकिस्तान वाला, तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। ये ट्रेडिशनली डन है, सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल इसमें सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द मॉडर्न मोटिव्स
सच एज व्हीकल हैव ऑल्सो अपीयर्ड इन फुल काइट डिजाइन। आधुनिक रूपांकन वाहनों को फुल काइट डिजाइन में शामिल किया गया। वाहनों कैसे शामिल किया जाएगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपकी बेसिकली अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल अगर 18वीं सदी में पंजाब साहित्य में सबसे पहले इसके बारे में बात मिली। ये वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक, विवाह के साज सामान सब में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, स्टेटमेंट इसके 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे समझिएगा। अमोनिया को लेके यहाँ पे न्यूज ये आई है कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विद द रेफरेंस ऑफ अमोनिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमोनिया को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेटमेंट बताना है। देखो, अमोनिया एक तरह का कलरलेस है ना। ये अगर हम बात करें तीखी गैस मानी जाती है। अब इसका जो केमिकल फार्मूला NH3 देखा जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु इसमें देखने को मिलते हैं। अब नेचुरली अगर आप देखो ना तो नेचुरली मिट्टी में जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी में आप गठन करते हैं, है ना, डिग्रेडेशन करते हैं, वहाँ से नाइट्रोजन भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बात करें और हैबर बॉस प्रोसेस के थ्रू भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब ये बात आती है कि ये हैबर बॉस प्रोसेस क्या होती है, हैबर बॉस प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस, इसको थोड़ा सा पता होना आपके लिए ज़रूरी है, कई बार पूछा जा सकता है। देखिए, हैबर बॉस प्रोसेस में इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, अमोनिया को बनाया जाता है। इसमें क्या क्या लिया, दो चीज़ों को समझिए आप। इसमें नाइट्रोजन को लिया जाता है, दूसरा हाइड्रोजन को लिया जाता है, और दोनों को बहुत ज़्यादा ताप में, बहुत ज़्यादा दाब में क्या किया जाता है, एक तरह से आरोपित किया जाता है इन पर, बहुत ज़्यादा ताप, बहुत ज़्यादा दाब। लेकिन इसमें कैटलाइजर आयरन का काम करता है, आयरन कैटलाइजर का काम करता है। और इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखें NH3 का निर्माण होता है अमोनिया का, फिर 2NH3 का बेसिकली निर्माण होता है। ठीक, अब इसको ना 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। ठीक है, जो कि वायुमंडल में अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल में इसको बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप देखें तो आर्टिफिशियली इसको जल्दी बना लिया जाता है। ठीक, तो ये बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझनी थी। अब अमोनिया से क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है, तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। ठीक, अब अगर हम देखें कि जो गंगा नदी, इसमें इसकी जो प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं अगर देखें तो यमुना नदी के लिए नकारात्मक साबित हो सकती है। अमोनिया इज कलरलेस गैस कंपोज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना एक रंगहीन गैस, एक करेक्ट है। इंडस्ट्रियल अमोनिया इज मेनली प्रोसेस थ्रू द हैबर बॉस प्रोसेस। औद्योगिक अमोनिया हैबर बॉस प्रोसेस से बनाया जाता है, मैंने आपको ये प्रोसेस सारी बता दी। तीसरा, एक्सपोजर टू अमोनिया इज कम्प्लीटली हार्मलेस एट ऑल कंसंट्रेशन लेवल। अमोनिया संपर्क आना सभी सांद्रता स्तरों पर पूरी तरह से हानि रहित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट, आपको पता है कि अमोनिया के बहुत ज़्यादा हार्म होते हैं, इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हाँ अगला प्रश्न आपको देखने को किसके बारे में मिलेगा, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम उसके बारे में। अब देखो न्यूज़ क्या है कि RBI ने क्या कहा है, जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत जो विदेश भेजी या विदेश में खर्च की गई जो पैसा होता है उसे 2025 में घटकर $1.94 बिलियन हो गया है, जो 2 वर्ष में न्यूनतम हुआ। मतलब क्या, विदेशों में अब लोग पढ़ाई करने या अन्य में कम खर्चा कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखने को मिला है। और इस गिरावट सबसे बड़ा कारण यही है कि विदेश में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, भारत में ही रह के पढ़ना प्रीफर कर रहे हैं। तो ये बात है किसको द्वारा बताई गई, RBI के द्वारा बताई गई। LRS यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आ गया, LRS क्या है, भारत में जब पैसा भेजा जाना है उसका एक सिस्टम है। जैसे भारत से पैसा रुपए है, रुपए से डॉलर में किस तरह से कन्वर्ट होगा, ये सारा जो प्रोसेस है LRS के अंतर्गत आता है। अब LRS को अगर आप देखेंगे ना तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत क्या किया जाता था, ध्यान रखा जाता था इसका। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो भारतीय निवासी हैं उसमें उसके अंतर्गत सीमित पैसा ही विदेश में भेज सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो फिनेंशियर में 2,50,000 से ज़्यादा नहीं भेज सकते। अब ये जो पैसा है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में जा सकता है, लेकिन RBI की पूर्वमति भी आवश्यक है। इस स्कीम को शुरू किया गया था 4 फरवरी सन 2004 को। पर्पज़ ये था कि जो भी भारत के जो लोग हैं, है ना, जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं नाबालिग, उनको क्या करना, इस तरह की मदद यहाँ पे करना, जिससे वो कुछ ज़्यादा मात्रा में पैसा भारत से बाहर ले जा सकें। इसमें कंपनियाँ वगैरह शामिल नहीं हैं, कोई इंडस्ट्री शामिल नहीं है, कॉरपोरेट शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें मिनिमम अमाउंट 2,50,000 नहीं, मैक्सिमम है। अब इसको वो चाहे 20-20 हज़ार करके दे, कैसे भी करके दे, लेकिन मैक्सिमम $2,50,000 से ज़्यादा वो पेमेंट नहीं कर सकता, नहीं भेज सकता विदेश में कोई इंडिविजुअल। तो ये खर्चा कम हुआ है, ये यहाँ पे देखने को मिला है इस न्यूज़ में। LRS को गवर्न किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, पहले स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म आर अलाउड टू रिमिट फंड अंडर LRS, कंपनी और साझेदारी फर्मों को LRS के अंतर्गत धन प्रेषण की अनुमति है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल को अनुमति है बस। ठीक है ना। तीसरा, LRS के अंतर्गत प्रति निवासी व्यक्ति वार्षिक $2,50,000 है, तो $2,50,000, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगली न्यूज़ यहाँ पे किसके बारे में थी? अगली न्यूज़ यहाँ पे थी जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। कि न्यूज़ में क्या था कि जो अगर हम देखें, गिव मी अ सेकंड, हाल में क्या हुआ कि मोजाम्बिक के जो कार्यकर्ता हैं मानवाधिकार ग्राका मार्शल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। वो कहाँ के हैं? मोजाम्बिक के हैं, है ना। ठीक, मोजाम्बिक की लोकेशन है, मोजाम्बिक किस कॉन्टिनेंट पड़ता है आप कमेंट करना है कि मोजाम्बिक इन विच कॉन्टिनेंट मोजाम्बिक सिचुएटेड। ठीक है, अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? इट वाज इंस्टीट्यूटेड 1986 बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें तो इसको 1986 में शुरू किया गया था और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्यों? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने में, या अगर हम बात करें डिसआर्मामेंट की प्रोसेस में, या जो एथिकल अगर बात करें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके लिए कोई लड़ाई करता है उसके संबंध में यहाँ पे ये उनको दिया जाता है। ठीक है ना। द हिंदू में न्यूज़ था तो हमने यहाँ पर देखा इट वॉज अवार्डेड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। नहीं, यहाँ पे विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, तभी तो इनको मोजाम्बिक के व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक है ना। किसको दिया जा रहा है? गाका मिशेल का भी नाम आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ग्राका मिशेल कहाँ के हैं? मोजाम्बिक के। 25 लाख की धनराशि दी जाती है। अभी करेक्ट है, सही आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 और 3। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में? पांगा खोल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। सबसे पहले लोकेशन देखिए तो भारत में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक राज्य सिक्किम में अगर हम देखें तो यहाँ पे पांगा खोल देखने को मिलेगा। ठीक, कंचनजंगा भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिक्किम में देखने को मिलेगा। तो पांगा लाखा वन्य जीव अभ्यारण्य न्यूज़ में क्यों था कि अगर हम देखें तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि यह सिक्किम में स्थित भूटान के वनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है। तो नेपाल पश्चिम में, भूटान ईस्ट में सिक्किम के देखने को आपको मिलेगा। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। आई थिंक 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। और क्या देखें, वहाँ बहुत छोटा राज्य तो पता है आपको, कंचनजंगा आपको पता ही है, गंगटोक इसकी कैपिटल ये भी पता है। चलिए, और स्टेटमेंट है कि रिवर सच एज रांगपो एंड जलधाका ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक्स विद इन सेंचुरी। रंगपो जलधाका नदियाँ अभ्यारण्य के बीच से गुजरती हैं। ये केवल उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें अलग अलग टाइप के वन, खासतौर पे जो अगर आप देखें जो ट्रॉपिकल रीजन सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं बल्कि ट्रॉपिकल के अलावा जो डेसिडुअस ये हैं ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, और अल्पाइन वाला भी, डेसिडुअस नहीं बल्कि अल्पाइन पाए जाएंगे। सॉरी, डेसिडुअस तो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा ना, अल्पाइन वाले इधर आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इंडो पैसिफिक जो इनिशिएटिव के बारे में कि हाल में भारत ने स्पेन के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का स्वागत किया है। तो किसने? भारत ने स्वागत किया है। और अगर हम बात करें इसे कब लॉन्च किया गया तो 2019 में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। जब ईस्ट एशियन जो सम्मेलन होता है ना उसमें इसको लॉन्च किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे अभी ये न्यूज़ में था। इट वॉज लॉन्च बाय द इंडिया एट द ईस्ट एशिया समिट 2019 में भारत में ईस्ट एशिया समिट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। दूसरा, इट इज ट्रीटी बेस्ड बाइंडिंग अरेंजमेंट या संधि आधारित बाध्यकारी व्यवस्था है इंडो ओशियन जो इनिशिएटिव है। तीसरा, IPOI के 7 स्तंभ हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ क्या? ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना, जिससे जो ओशियन है ना वो एक तरह कॉमन प्रॉपर्टी, तो किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके 7 स्तंभ है। अगर हम बात ओशन सिक्योरिटी है, ठीक है ना, इसके अलावा ओशन जो इकोसिस्टम है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इसका फोकस है। न्यूज़ इन एयर में ये था चर्चा में, इस वजह हमने यहाँ पे इसको देख लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस आप यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरा, कोई इस तरह का बाइंडिंग एग्रीमेंट इसमें नहीं है, तो यह भी आपको थोड़ा सा समझ लेना, एक तरह कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है।